नमस्कार, मैं हूँ शिखा। आप सभी लोगों का CFA इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत अधिगम, वक्र व पठार। इससे पहले हमने पढ़ा था अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार और सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे अधिगम, वक्र और पठार। पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिगम वक्र है क्या। अधिगम वक्र, जब हम जो भी हमने सीखा है शुरू से लेकर के अब तक, यदि हम उसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर दें तो वही जो कर्व बनता है वह कहलाता है अधिगम वक्र। तो जो अधिगम वक्र होते हैं वह किसके सूचक होते हैं? हमारी सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। सीखने की प्रगति के सूचक। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अधिगम वक्र किसके सूचक होते हैं। तो अधिगम वक्र हमारे किसके सूचक होते हैं? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। प्रगति के सूचक होते हैं। ये सिर्फ प्रगति के ही नहीं बल्कि हम जो भी सीखते हैं कभी कभी क्या देखने को मिलता है, उसमें अवनति भी देखने को मिलती है। तो ये प्रगति और अवनति दोनों के ही सूचक होते हैं, परंतु यदि हम अधिकांश देखते हैं तो वे हमारी प्रगति के ही सूचक माने जाते हैं। अधिगम वक्र से संबंधित बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, जिनसे आपकी पिछले जो टेट हो चुके हैं उनमें परिभाषाएं पूछी भी जा चुकी हैं। पहली परिभाषा हम देखते हैं स्किनर की। स्किनर ने परिभाषा अपनी दी है कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गांकित कागज पर विवरण है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि हम जो भी सीखते हैं तो उसमें हमारी प्रगति भी होती है और अवनति भी होती है, जिसको यदि हम कागज पर वर्गांकित कर देते हैं तो वह बन जाता है हमारा वक्र, जो कहलाता है अधिगम वक्र। दूसरी परिभाषा दी है आपकी एबिंगहॉस ने। ये परिभाषा आपकी टेट में पूछी जा चुकी है। पिछला जो टेट हुआ था उसमें यही परिभाषा आपकी पूछी गई थी, एबिंगहॉस की। इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन। 2 बार से लगातार टेट में अधिगम वक्र और पठार से परिभाषाएं पूछी जा रही हैं। तो इन्होंने कौन सी परिभाषा दी? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने भी वही बात की जो कि स्किनर ने की थी, बस इन्होंने अपनी बात में उसकी मात्रा और जोड़ दी। सीखने की मात्रा, गति तो थी ही, प्रगति भी है ही, और इन्होंने तीसरी बात जो जोड़ दी है वो है सीखने की मात्रा। यदि हम तीनों को किसी ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो वह वक्र जो बनते हैं वह कहलाते हैं अधिगम वक्र। तीसरी परिभाषा जो है वो है आपकी गेट्स की। इन्होंने जो परिभाषा दी है, अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करते हैं। इनकी परिभाषा भी एबिंगहॉस से ही कुछ मिलती जुलती है, बस इन्होंने अपनी परिभाषा में सीखने की मात्रा को ऐड नहीं किया है बल्कि गति और प्रगति को ही सम्मिलित किया है। तो तीनों ही परिभाषा बहुत इम्पोर्टेंट है और तीनों ही इजी है। बस आप याद रखिए, जहां पर वर्गांकित कागज आ जाए और उन्नति और अवनति आ जाए, उन्नति, अवनति और वर्गांकित कागज, वहां पर तुरंत आप किसको लगा दें? स्किनर को लगा दें। जहां पर मात्रा, गति और प्रगति ये 3 शब्द आए, वहां पर तुरंत आप किसको टिक कर देंगे? एबिंगहॉस को टिक कर देंगे। गेट्स, जहां पर सिर्फ गति और प्रगति ही हो परिभाषा में, वहां आप तुरंत गेट्स पर टिक कर दीजिए। ये जो 3 परिभाषाएं थी आपकी, वो थी अधिगम वक्र से संबंधित। ये जो 2 परिभाषाएं हैं आपकी, ये है पठार से संबंधित। इनसे परिभाषा भी जो टेट हुआ था 2019 का, उसमें ये परिभाषा पूछी गई थी रॉस की। पहली परिभाषा देखते हैं स्किनर की। इन्होंने बताया कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध होता है। ठीक है, अभी हम इसको चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे।
दूसरी परिभाषा है रॉस। पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है जो इस अवधि को सूचित करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो पठार है हमारे वो किसके सूचक है? जब सीखने की गति में किसी भी प्रकार की उन्नति देखने को नहीं मिलती है तो वहां पर जो बनते हैं वो कहलाते हैं पठार। ठीक है, अब हम जानते हैं सीखने के प्रकार, अधिगम वक्र के प्रकार। इनसे भी प्रश्न आपका अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम रख कर दे रहे हैं। सीखने के जो प्रकार है वो प्रायः अधिगम वक्र, के प्रकार। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि अधिगम वक्र के कितने प्रकार हैं? तो इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार समान रेखीय अधिगम वक्र। समान रेखीय अधिगम वक्र जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है आपका उन्नतोदर अधिगम वक्र। उन्नतोदर अधिगम वक्र। उन्नतोदर अधिगम वक्र जिसको हम कॉन्वेक्स अधिगम वक्र भी कहते हैं। कॉन्वेक्स कर्व। साथ ही इसको हम एक और नाम से जानते हैं नकारात्मक अधिगम वक्र। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक अधिगम या नकारात्मक अधिगम गति को प्रदर्शित करता है। नकारात्मक अधिगम वक्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है नतोदर अधिगम नतोदर अधिगम वक्र जिसको हम जानते हैं कॉनकेव वक्र। कॉनकेव कर्व। अब जैसा कि उन्नतोदर जो अधिगम वक्र है इसको हम नकारात्मक अधिगम वक्र के नाम से भी जानते हैं, वैसे ही जो नतोदर अधिगम वक्र है इसको हम सकारात्मक पॉजिटिव लर्निंग कर्व के नाम से भी जानते हैं। सकारात्मक अधिगम वक्र। एक तीसरा है आपका मिश्रित, चौथा अधिगम वक्र जिसको हम जानते हैं मिक्स्ड लर्निंग कर्व। ये आपके 4 प्रकार हैं किसके? वक्रों के, अधिगम वक्रों के। समान रेखीय अधिगम वक्र, उन्नतोदर अधिगम वक्र, नतोदर अधिगम वक्र और मिश्रित अधिगम वक्र जिसको हम मिश्रित अधिगम वक्र है इसको हम सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र भी कहते हैं। सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र। तो ये आपके 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, अब हम इनको समझते हैं क्योंकि इनसे ही आपकी परिभाषा से ही पिछले 2 साल पहले टैट में आपका प्रश्न पूछा गया था। देखते हैं पहला समान रेखीय अधिगम वक्र। तो आपको ये 4 प्रकार याद हो गए होंगे। समान रेखीय अधिगम वक्र, उन्नतोदर अधिगम वक्र, नतोदर अधिगम वक्र और मिश्रित अधिगम वक्र या फिर स्ट्रेट लाइन कर्व, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और मिक्स्ड। ये 4 आपके प्रकार हैं। तो चलिए पहला हम लेते हैं समान रेखीय अधिगम वक्र।
समान। ठीक है, हमने एक कर्व बनाते हैं, माना कि हमारे दो अक्ष होते हैं किसी भी कर्व के, ओ एक्स और ओ वाई। माना कि हम ओ एक्स अक्ष पर लेते हैं समय और प्रयास या अभ्यास, प्रयास ही रहने देते हैं, और इधर हम लेते हैं सीखने की मात्रा या अधिगम मात्रा। यदि हम जैसे जैसे समय के साथ प्रयास करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी सीखने की मात्रा में भी निरंतर वृद्धि होती जाती है, तब क्या होता है, दोनों की जो स्थिति है वो बराबर रहती है और जो वक्र बनता है वो यहाँ से निकलता है। ये कहलाता है हमारा समान रेखीय अधिगम वक्र, यानी कि जितने हमने प्रयास किए हैं उतनी ही हमारी अधिगम की मात्रा है। तो ये जो दोनों स्थितियां कैसी हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, तो जब प्रश्न आपका पूछा जाता है कि समय और प्रयास के साथ जब अधिगम की मात्रा में उतनी ही वृद्धि हो तो वहां पर कौन सा वक्र होगा, तो वहां पर हमारा कौन सा वक्र होगा, समान रेखीय अधिगम वक्र होगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं उन्नतोदर वक्र, जिसको हम जानते हैं नकारात्मक अधिगम वक्र के नाम से। ठीक है, ये वक्र देखिए नकारात्मक, जब हम प्रारंभ में जैसे जैसे हम प्रयास करते जाते हैं वैसे वैसे सीखने की मात्रा तो बढ़ती जाती है, लेकिन एक स्थिति के बाद सीखने में कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिलती है और वहां गिरावट देखने को मिलने लगती है, तब हमारा जो वक्र बनता है वो कहलाता है उन्नतोदर वक्र, जिसको हम जानते हैं नकारात्मक अधिगम वक्र के नाम से। जैसे यहाँ पर हमारा जो कर्व बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, प्रारंभ में समय के साथ हम जैसे जैसे प्रयास करते जा रहे हैं अधिगम की मात्रा भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है और इस बिंदु के बाद अधिगम की मात्रा में कोई भी प्रगति देखने को नहीं मिल रही है, और क्या देखने को मिल रहा है कि प्रगति में ह्रास देखने को मिल रहा है, यानी कि जो वक्र है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसलिए इसको कहा जाता है नकारात्मक अधिगम वक्र। इसकी परिभाषा आपकी बनेगी कि जब समय और प्रयास के साथ सीखने की मात्रा में कोई प्रगति देखने को नहीं मिलती है तो वहां पर हमारा कौन सा वक्र बनेगा, तो वहां पर हमारा कौन सा वक्र बनेगा, उन्नतोदर वक्र बनेगा। यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है टेट में। दूसरा, नतोदर अधिगम वक्र, जिसको हम जानते हैं सकारात्मक अधिगम वक्र के नाम से, सकारात्मक अधिगम वक्र। अब देखिए ये जो नतोदर वक्र है ये बिल्कुल उन्नतोदर वक्र के विपरीत है। कैसे, यहाँ पर प्रारंभ में जब हम समय के साथ प्रयास कर रहे होते हैं तो सीखने की मात्रा धीमी होती है और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसमें निरंतर प्रगति देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पर जो वक्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ऊपर उठता हुआ वक्र, इसलिए इसको कहा जाता है सकारात्मक अधिगम वक्र या नतोदर वक्र। ठीक है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक जैसे जैसे हम प्रयास कर रहे थे सीखने की जो गति थी या मात्रा थी वो कैसी थी, धीमी थी, लेकिन इस स्थिति के बाद सीखने में निरंतर प्रगति देखने को मिल रही है, इसलिए इसको कहा जाता है सकारात्मक अधिगम वक्र। ठीक है, याद रखिएगा उन्नतोदर में क्या होता है, एक स्थिति के बाद सीखने में कोई भी वृद्धि नहीं होती है और नतोदर में क्या होता है, एक स्थिति के बाद सीखने में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है, इसलिए नतोदर वक्र को सकारात्मक अधिगम वक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र, अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित या सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र। ये जो वक्र है
नतोदर दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, किसका? उन्नतोदर और नतोदर का जो मिश्रित रूप देखने को मिलता है वह कहलाता है मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, मिला जुला रूप देखने को मिले वहां पर मिश्रित अधिगम वक्र बनेगा। जैसे इसमें क्या होता है, प्रारंभ में अधिगम की मात्रा धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज, इस तरह से कर्व हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, पहले जो उसकी मात्रा होती है वो कैसी होती है, बढ़ती हुई होती है, फिर एकदम से गिरती हुई होती है। नतोदर में क्या होता है, पहले उसकी मात्रा धीमी गति से बढ़ती है, यानी कि घटती हुई सी प्रतीत होती है, फिर एकदम से तेज प्रतीत होती है। तो दोनों का जो मिश्रित रूप देखने को मिलता है वह वक्र कहलाता है हमारा मिश्रित अधिगम वक्र या सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र, जिसमें कभी अधिगम की मात्रा तेज, कभी धीमी, कभी तेज, कभी धीमी देखने को मिलती है। ठीक है, ये थे हमारे अधिगम के वक्र। अब हम बात करते हैं पठार की, कि पठार क्यों बनते हैं। इसको रफ करें, पठार। देखिए, यही वही हम कर्व बनाते हैं जो कि हमने अधिगम वक्र में बनाया था। यहाँ पर यदि हम लें समय और प्रयास, और इधर हम रखते हैं अधिगम मात्रा, तो जब हम देखते हैं कि समय और प्रयास के साथ प्रारंभ में तो सीखने की गति में हमारी वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन कुछ कारणों से या किन्हीं परिस्थितियों बस ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये जो गति है वो बिल्कुल कैसी हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि क्षैतिज, जो अभी एक परिभाषा में हमने बताया था, क्षैतिज प्रदर्शन को ही हम पठार कहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ तक सीखने की गति या जो ये जो लाइन है वो कैसी हमारी क्षैतिज लाइन बन रही है। यहाँ से यहाँ तक सीखने में नगण्य प्रगति देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये जो बन रहे हैं वो है आपके पठार। फिर कुछ सीमा के बाद, बहुत दिनों के बाद, बहुत अंतराल के बाद सीखने में प्रगति देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वक्र बना है वह कहलाता है आपका पठार। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का खराब होना, ठीक है, पाठ्यक्रम का कठिन होना, वातावरण अच्छा ना होना, अभिप्रेरणा का अभाव होना, थकान होना, शिक्षण विधियों का अभाव होना, ठीक है, रुचि ना होना पढ़ने में, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि जिसके कारण ये पठार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पठार है वो किसके सूचक है, सीखने की नगण्य प्रगति के सूचक हैं। जैसे वक्र हमारे किसके सूचक थे, प्रगति और अवनति के सूचक थे, वैसे ही पठार हमारे किसके सूचक है, सीखने की नगण्य प्रगति के सूचक होते हैं। दोनों ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, जिससे कि लगातार 2-3 सालों से प्रश्न अक्सर आपके पूछे जाते हैं, देखने को मिल रहे हैं। टेट, सीटेट, जितने भी अदर जो टेट से रिलेटेड एग्जाम है, सीखने की नगण्य प्रगति के सूचक हैं। देख ही रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक कोई भी प्रगति हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इसके कारण क्या है, इसके कारण वही है जो अभी हमने बता दिए हैं, और भी इसके अतिरिक्त कार्य वो कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ा था अधिगम वक्र और पठार। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।